हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ प्लांट म्यूटेंट इन सीडलिंग डेवलपमेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टोटली रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, क्योंकि हमें बात करनी है कि जो प्लांट म्यूटेंट है वो किस तरह से यूज़फुल होते हैं प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स में, और क्या क्या स्टडीज़ हमने अभी तक की है और कौन कौन से म्यूटेंट जनरली बनाए हैं। तो म्यूटेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये म्यूटेंट होते क्या हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो आप सब जानते ही हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन एंड हेरिटेबल चेंज। सडन यानी कि अचानक होगा, और हेरिटेबल जनरेशन टू जनरेशन वो चेंज मेंटेन रहेगा। ये नहीं है कि केवल एक जनरेशन में चेंज हो गया और नेक्स्ट जनरेशन में नॉर्मल हो रहा है, वो म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन का मतलब होगा सडन एंड परमानेंट हेरिटेबल चेंज, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करेगा। तो ये तो था म्यूटेशन की डिस्कवरी ये सब आप जानते हैं। ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज में की थी। यानी कि आपको ये सारी चीज़ें तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो म्यूटेशन ब्रीडिंग पढ़ेंगे वहाँ पढ़नी है। लेकिन हमें तो यहाँ बात करनी है कि जो म्यूटेंट्स हैं वो सीडलिंग डेवलपमेंट और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, ठीक है, उसकी हमें यहाँ बात करनी है। अब म्यूटेशन मैंने आपको बता ही दिया। म्यूटेशन भी है, ऑटोनॉमस म्यूटेशन होते हैं, और कुछ होते हैं जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होते हैं, और जो एजेंट म्यूटेशन कर देते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? म्यूटाजेंस। सभी ने आपने सुना हुआ है कि म्यूटाजेंस बहुत कॉमन है, जो रेडिएशन कॉज करने वाले म्यूटेशन होते हैं, यानी कि जो रेडिएशन से होते हैं, जैसे यूवी रेज़, गामा रेज़, एक्स रेज़ हैं। कुछ केमिकल म्यूटाजन है, जैसे कॉल्चिसिन है, HNO2 है, 5 फ्लोरो यूरेसिल है, 5 ब्रोमो यूरेसिल है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूटाजेंस हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्लांट म्यूटेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन हम मोस्ट कॉमनली जो यूज़ कर रहे हैं प्लांट म्यूटेशन ब्रीडिंग में वो गामा गार्डन है। आप सभी जानते हैं गामा गार्डन क्या होता है, और आपने अगर हो सकता है देखा भी हो। इंडिया में तो बहुत ही कम जगह पे ये अवेलेबल है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गामा गार्डन अवेलेबल है, बार्क में अवेलेबल है, भाभा एटॉमिक रिसर्च में। तो यहाँ ये गामा गार्डन क्या है और इसमें हम किस तरह से म्यूटेंट डेवलप करते हैं, ये सब आपको प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ना है। लेकिन फिर भी इसका एक मैं ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि गामा गार्डन में होता क्या है। गामा गार्डन में हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कोबाल्ट 60, जिसे हम सेंटर में आप देखें यहाँ कोबाल्ट 60 को हम रखते हैं और एक स्टील कंटेनर में, यानी पूरी तरह से सील्ड कंटेनर होता है ये, और बाहर से ही हम ऑटोमेटिक रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही ये काम करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप देखेंगे कि गामा गार्डन में सबसे बाहर एक बहुत मोटी कंक्रीट यानी RCC की वॉल होती है। कम से कम वो 10 मीटर से ज़्यादा मोटी भी हो सकती है, जिससे कि रेडिएशन है जो बाहर ना आ सके। और फिर उसके अंदर बहुत डिस्टेंस बना करके बहुत सारी क्या होती हैं कि दीवार्स बनी हुई होती हैं। इन दीवार्स में हम ग्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर प्लांट को रखा जाता है। जैसे ये फर्स्ट लेयर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर जब हम पूरा कोबाल्ट 60 का रेडिएशन को ब्लॉक करके रखते हैं, तो जिस प्लांट में हमें प्लांट म्यूटेशन या म्यूटेंट जनरेट करने हैं तो उनको हम डिफरेंट जगह पर रख देते हैं। तो आप और बाहर से हम जैसे ही इन्हें ऑन करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर आपको हमने दिखाया हुआ है, ये रेडिएंट सोर्स है, सेक्टर 1 बनाया हुआ है, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 बने हुए हैं। तो प्लांट है जो रेडिएशन सोर्स है उससे डिफरेंट प्लेस पे प्लेस्ड है। जब हम बाहर से इसको ऑन करते हैं रेडिएशन को,
तो आप देखिएगा सेक्टर 1 में सबसे ज़्यादा रेडिएशन आएगा, तो यहाँ तो मोस्टली प्लांट है जो डेड हो जाते हैं। सेक्टर 2 के अंदर हमें कुछ म्यूटेशन मिलता है। आप कहेंगे सर डेड हो जाते हैं तो इसकी ज़रूरत ही क्या है, यहाँ क्यों रखे हैं? लेकिन ऐसे नहीं है कि सभी प्लांट, किसी में बहुत ज़्यादा रेडिएशन की ज़रूरत होती है। तो ये रिसर्च का एक टॉपिक है कि इसको रख के हम देखते हैं कि किस लेवल की उसमें लीथेलिटी क्रिएट हुई, क्यों डेड हुआ। तो यहाँ पर रिसर्च के लिए भी हम बहुत ज़्यादा स्कोप हमें मिलता है। सेक्टर 2, सेक्टर 3, जनरली हमें ज़्यादातर सेक्टर 3 के अंदर म्यूटेंट ऑब्टेन होते हैं। तो ये एक गामा गार्डन का स्ट्रक्चर है जो हम म्यूटेंट क्रिएट करने के लिए काम में लेते हैं। तो आपको समझ में आया। अब आप देखें कि इन म्यूटेंट को हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कैसे ये यूज़फुल होते हैं, किस में हम इन्हें यूज़ करेंगे। यूजेस ऑफ म्यूटेंट एंड म्यूटेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। देखिएगा, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। आजकल तो हम बायोटेक्नोलॉजी से जीन ट्रांसफ़र करके बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाते हैं, लेकिन हम म्यूटेशन ब्रीडिंग को हम यहाँ काफ़ी यूज़ करते हैं। तो डेवलप करते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इंडक्शन ऑफ द मेल स्टेरिलिटी। आपको पता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो एक क्रॉस ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको क्रिएट करने के लिए हम इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी क्रिएट करते हैं। हैप्लॉइड के प्रोडक्शंस के लिए आपको पता है कि जो रिसेसिव जीन है उनके एक्सप्रेशन केवल और केवल किस में दिखाई देते हैं, हैप्लॉइड्स में। तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन में हम बहुत ज़्यादा इन्हें यूज़ करेंगे। क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जीन को चेंज करने के लिए हम म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए भी हम म्यूटेशन ब्रीडिंग को यूज़ करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर जो हमारे मेन ड्वार्फ वैरायटीज़ थी वीट की, सोना कल्याण और सरबती सोनारा, वो सब भी म्यूटेशन ब्रीडिंग से ही डेवलप की गई थी। तो मैंने आपको बताया जैसे डेवलपमेंट ऑफ द इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को बनाना है तो हमने कितने म्यूटेंट बनाए, देखिए 200 इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, 200 इम्प्रूव्ड वैरायटीज़, सम डायरेक्टली और सम यूजेस फ्रॉम म्यूटेंट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब किस किस की वैरायटी हमने बनाई है इन इंडिया? इंड्यूस्ड म्यूटेशन से हमने कितनी वैरायटी डेवलप की है वीट की? न्यू पूसा 836, सरबती सोनारा, पूसा लर्मा, बार्ले, ये सब म्यूटेंट हैं जो डिफरेंट स्पीसीज़ की हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग टेक्निक से डेवलप की हुई है। ठीक है। बिसाइड हाई यील्डिंग, ये वैरायटी क्या करती है, बेटर क्वालिटी भी देती है, और ये अर्लीनेस, ड्वार्फनेस, डिजीज़ रेजिस्टेंट, लो टॉक्सिन कंटेंट एंड वेरियस क्रॉप्स में क्रिएट किया हुआ है हमने। तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखनी ही है कि हमने कौन कौन से म्यूटेंट किस किस के लिए बनाए हैं। कुछ एग्जांपल्स आप इसमें से याद रखेंगे। इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन हैव बीन यूज़फुल इन इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मैंने आपको बताया मेल स्टेरिलिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है किसके लिए, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। इन सम क्रॉप प्लांट जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हैज़ बीन इंड्यूस्ड इन durum wheat using radiation. CMS mutants have been induced in barley, sugar beet, pearl millet, cotton. Uses of GMS, CMS lines help in reduce the cost of hybrid seed production. तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने में हम, आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिड सीड होते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं। तो हम इस तरह से ऐसे म्यूटेंट डेवलप कर लेते हैं जो मेल स्टेराइल हो जाते हैं और वो हाइब्रिड बन जाते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स, मैंने आपको बताया एक्सरे रेडिएशन से पोलन हैज़ हेल्प्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड इन मैनी क्रॉप क्रोमोसोम्स। डबलिंग ऑफ दिस हैप्लॉइड रिजल्ट, देखिए हैप्लॉइड में क्या होता है कि देखिए डिप्लॉइड कंडीशन में तो डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन हाइड हो जाता है, लेकिन हम रिसेसिव वाला ही अगर हैप्लॉइड लेंगे और उसमें कॉल्चिसिन डालेंगे और उसको डिप्लॉइड बना लेंगे तो प्योर लाइन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो वो प्योर हो जाएगा ना वो जीन, या हेट्रोजाइगस रहेगा? नो, होमोजाइगोटिक कंडीशन में वो प्योर फॉर्म में रहेगा।
क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। देखिए म्यूटेशन का तो मेन काम है ही कि हम क्या करें, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करें। जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट क्यों करेंगे? वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर्स के लिए। जैसे हमने दुनिया भर की चीज़ें बनाई हुई है कि हाई यील्डिंग में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को डेवलप करना है, तो इंक्रीजिंग रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन बार्ले, ओट, wheat and many other crops. In asexually propagated crops like sugar cane and potato, somatic mutation may be useful. अब आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये सोमेटिक यानी वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, तो इनमें सोमेटिक म्यूटेशन बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, जिससे उनके अंदर वेरिएशन आती चली जाती है। बिकॉज द म्यूटेंट प्लांट कैन बी मल्टीप्लाइड एज ए क्लोन मैंने बताया, बस उसके ही वेरियस पीसेस को काट काट के आप लगा सकते हैं। Overcome self-incompatibility. Mutation of S gene by irradiation offer a solution to the production of self-fertile plant. Self-fertile plant produce करने में भी हम इन्हें यूज़ करते हैं कि जिन्हें कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें क्रॉस यानी कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉस ब्रीडिंग करने में दिक्कत आती है, यानी कि नहीं हो पाता है उनमें जर्मिनेशन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पोलन ग्रेन, तो वहाँ हम सेल्फ इनकम्पैट और ख़ुद वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो हम उसको कंपैटिबल बना सकते हैं, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन से भी वो ग्रो कर सकते हैं। इन केस ऑफ द प्रोनोसोवियम, बिसाइड दीज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, इंड्यूस्ड म्यूटेशन आर फंडामेंटल इंटरेस्ट इन जेनेटिक स्टडीज़। देखिएगा ये सारे म्यूटेंट है जो जेनेटिक स्टडीज़ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा मेन जो टॉपिक है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, लिमिटेशंस भी होती हैं, बहुत सारे हार्मफुल जीन्स भी क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन से उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि एक जीन अगर सुपीरियर हो रहा है तो हो सकता है दूसरा इन्फीरियर हो जाए। लेकिन ये सारी बातों को छोड़ करके हम अब बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक यहाँ है, यूजेस ऑफ म्यूटेंट इन अंडरस्टैंडिंग सीडलिंग डेवलपमेंट, जो हमारे सिलेबस में एज इट इज़ दिया हुआ है। यानी कि हमें म्यूटेंट को समझना है कि सीडलिंग डेवलपमेंट में क्या क्या रोल प्ले करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पूरी तरह रिसर्च पर बेस्ड है, जो न्यू रिसर्च हो रही है उन पर आधारित है। आप देखें अरबिडोप्सिस म्यूटेंट हमने बनाया, अरबिडोप्सिस म्यूटेंट डेफिशिएंट इन 3 एब्सिजिक एसिड, यानी कि म्यूटेंट डेफिशिएंट इन 3 एब्सिजिक एसिड एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज रिवील क्रिटिकल रोल इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेसेस। यानी कि अरबिडोप्सिस का ऐसा म्यूटेंट बनाया है जिसके अंदर एब्सिजिक एसिड है जो वो इनसेंसिटिव हो जाएगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये एब्सिजिक एसिड क्या करता है। ABA इम्पॉर्टेंट एक फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो रेगुलेट करता है सीड डॉर्मेंसी को, जर्मिनेशन को और सीडलिंग ग्रोथ को एंड प्लांट ट्रांसपिरेशन को। मेन बात है कि ABA क्या करता है कि स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है, एक्सेस वाटर का लॉस नहीं हो पाता है। तो अरबिडोप्सिस का एक ट्रिपल म्यूटेंट ऐसा बना that is disrupted in 3 SNF1 related protein kinase, जो सब फैमिली है इसका completely insensitive हो गया ABA से, यानी कि जीन में चेंज हो गया, ठीक है, जेनेटिकली चेंज हुआ है। These SNRK2S and SNRK2.2, SNRK223, SNRK2.6 also known as OST1 आर एक्टिवेटेड बाई ABA। ये सारे जीन एक्टिवेट होते हैं ABA से एंड फास्फोराइलेट द ABA रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग फैक्टर फैमिली ऑफ B-GIP ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ ABA रिस्पॉन्सिव जीन इन जेल काइनेज ऐसे। यहाँ आपको देखना है शोड दैट ऑल ABA एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी आर एलिमिनेटेड। देखिए इनके अंदर जो ABA से एक्टिवेट होते हैं वो एंजाइम, वो सारे के सारे इनएक्टिव हो गए, क्योंकि इस म्यूटेंट में ABA काइनेज बनाने वाला जीन एलिमिनेट हो गया। तो क्या होगा, इस ट्रिपल म्यूटेंट में ABA बनेगा ही नहीं। ABA बनेगा ही नहीं तो क्या होगा, स्टोमेटा है जो बंद नहीं होंगे और लगातार वहाँ से वाटर एवोपरेट होता रहेगा, और वाटर एवोपरेट होते रहने से क्या होगा,
कि प्लांट है जो ABA इंड्यूस जीन एग्जामिन कम्प्लीटली ब्लॉक्ड इन ट्रिपल म्यूटेंट, दीज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेट प्रोटीन काइनेज, ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी और रिप्रोडक्शन भी उसका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीडलिंग डेवलपमेंट में किस तरह से म्यूटेंट रोल प्ले कर रहा है वो आपको देखना है। दूसरा एक एग्जांपल है, ऑर्गेनुलर जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड अर्ली सीडलिंग डेवलपमेंट आर अफेक्टेड इन ROPT2 म्यूटेंट ऑफ एरबिडोप्सिस। एरबिडोप्सिस में ही दूसरा एक एग्जांपल है कि इसमें क्या होगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, जीन ट्रांसक्रिप्शन से अर्ली सीडलिंग डेवलपमेंट, यानी जो शुरुआती दौर है सीडलिंग डेवलपमेंट का, वो ही अफेक्टेड हो जाएगा इन ROPT म्यूटेंट में। आप देखें इसमें क्या होगा। एरबिडोप्सिस म्यूटेंट दैट एग्जिबिट रिड्यूस रूट लेंथ, यानी कि रूट की लेंथ नहीं बनेगी, वाज आइसोलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ एक्टिवेटेड टैग्ड tDNA इंसर्टेड लाइन इन स्क्रीन ऑफ एब्रेंट रूट ग्रोथ। द म्यूटेंट ऑल्सो एग्जिबिट रिड्यूस्ड हाइपोकोटाइल। देखिए इस म्यूटेंट में क्या होगा कि जो रूट की लेंथ है वो ग्रो नहीं करेगी, ना ही हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा, तो धीरे धीरे इसकी ग्रोथ है जो रिड्यूस होने लग जाएगी। एज वेल एज डिले इन ग्रीनिंग। अब जैसे ही उसकी ग्रीनिंग यानी कि उसके अंदर जो कॉटिलिडनरी लीफ बनेगी, उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उनका एक्यूमुलेशन भी कम हो जाएगा, ग्रीनिंग एंड अल्टर्ड द लीफ शेप चेंज होने की वजह से। Molecular genetic analysis of mutant indicated a single tDNA insertion in gene। एक हम अगर tDNA इंसर्ट करते हैं RPOT2 encoding a homolog of the phase type RNA polymerase that is targeted both mitochondria and plastid। और ये जीन जो चेंज हुआ है, म्यूटेंट हमने बनाया है जीन को इंसर्ट करके tDNA के द्वारा, तो वो सीधा टारगेट बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को। Second tDNA tagged allele also shows similar phenotype। The mutant in ROPT2 affect the light induced accumulation of the several plastid mRNAs and protein, result in lower photosynthetic activities। जैसे ही हम ये वाला जीन डाल के म्यूटेंट बनाते हैं एरबिडोप्सिस का, तो उसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ mRNA स्पेसिफिक टाइप के जो mRNA सिंथेसाइज और प्रोटीन है वो नहीं हो पाएंगे, तो उसकी फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी ख़त्म या कम हो जाएगी। इन कंट्रास्ट टू द अल्ट्रेशन इन प्लास्टिड जीन एक्सप्रेशन, प्लास्टिड का जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। नो मेजर इफेक्ट ऑफ ROPT2 म्यूटेशन ऑन एक्यूमुलेशन ऑफ एग्जामिन माइटोकॉन्ड्रियल जीन, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल जो जीन है उन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ ईजीली प्रोटीन्स वगैरह बन रहे हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। द ROPT2 म्यूटेंट एग्जिबिट टिश्यू स्पेसिफिक अल्ट्रेशन इन ट्रांसक्रिप्ट लेवल। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जो RPOT2 म्यूटेंट है वो क्या कर रहा है, टिश्यू स्पेसिफिक, कुछ टिश्यू पे ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, कुछ पे ये कम कर रहा है, क्योंकि टू अदर ऑर्गेनल डायरेक्टेड न्यूक्लियर एंड, आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम नहीं, जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है दोनों सेमी ऑटोनोमस है। कुछ तो जीन या कुछ प्रोटीन अपने खुद बनाते हैं, कुछ न्यूक्लियस से कंट्रोल होते हैं। These data provide important information in role of RPOT2 in plastid gene expression। तो हमने देखा कि किस तरह से प्लास्टिड जीन एक्सप्रेशन हेल्ड हो जाता है इस म्यूटेंट में। तो सीडलिंग डेवलपमेंट में देखिएगा रूट की पूरी ग्रोथ कम हो जाती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो रही है, इस एग्जांपल से हम समझ पा रहे हैं। यूज़ ऑफ इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग टू आइसोलेट एरबिडोप्सिस म्यूटेंट डिफेक्टिव इन स्टोमेटल रेगुलेशन। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। जो एरबिडोप्सिस का ये वाला म्यूटेंट हम बना रहे हैं, आपको अभी मैंने बताया क्या होता है कि इन रेस्पॉन्स ऑफ ड्रॉट प्लांट सिंथेसिस हार्मोन एब्सिजिक एसिड, जैसे ही सूखा आता है तो प्लांट में क्या बनने लग जाता है, एब्सिजिक एसिड, और वो स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं और उसको ड्राइनेस से बचा देते हैं। लेकिन ये वाले म्यूटेंट जो हमने बनाया है, इस म्यूटेंट से क्या होगा कि एब्सिजिक एसिड है जो वो बनना बंद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर
इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग से टेस्ट किया। आपको पता होना चाहिए कि जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो लीफ का कूलिंग इफ़ेक्ट कम हो जाएगा और लीफ गर्म हो जाएगी। तो हमने जब थर्मो सेंसिटिव या थर्मोग्राम बनाया तो नॉर्मल प्लांट के अंदर क्या है, वो तो आराम से हीट इफ़ेक्ट दिखा रहा है, जबकि जो म्यूटेंट हम बना रहे हैं इस टेक्निक से, उनमें क्या हुआ कि जो एब्सिजिक एसिड है वो नहीं बन रहा और स्टोमेटा क्लोज नहीं हो रहे। तो लीफ के आसपास है जो कूलिंग बनी रही, जिसको हमने किससे एग्ज़ामिन कर लिया, थर्मोग्राफ बना के या थर्मोग्राफी से। इज़ इट क्लियर? तो ये म्यूटेंट हमने इसके बनाया है, तो ये भी आपको क्लू दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हमें केवल ये एग्ज़ाम्पल ही पढ़ने हैं। बाकी जो म्यूटेशन है, ब्रीडिंग, जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, वो सारा तो हमें किस में पढ़ना है, प्लांट ब्रीडिंग में, जो कंसर्न टीचर आपको बता रहे होंगे। ठीक है। द अरबिडोप्सिस शुगर, एक नया देखिए ये म्यूटेंट है, द अरबिडोप्सिस शुगर इनसेंसिटिव म्यूटेंट सिस4 एंड सिस5 आर डिफेक्टिव इन एब्सिजिक एसिड सिंथेसिस एंड रेस्पॉन्सिस। ये भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से मैंने 4-5 एग्जाम्पल हैं जो पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड हैं और यही आपको केवल पढ़ने हैं। ये 5-6 एग्जाम्पल है, इनमें से आप 2-3 एग्जाम्पल्स को अच्छे से कर लें और यही आपको एग्ज़ाम में लिख देना है। फीडबैक इनिबिशन ऑफ द क्लोरोफिल सिंथेसिस इन द फाइटोक्रोम्स, क्रोमोफोर डेफिशिएंट ऑरिया एंड येलो ग्रीन 2 म्यूटेंट ऑफ टोमेटो का है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। ठीक है। ओपोजिट रूट ग्रोथ फिनोटाइप ऑफ HY5 वर्सेस HY5 HYH म्यूटेंट। तो ये सारे म्यूटेंट है जिन पर हमने इसको देखा है कि कैसे हम म्यूटेंट को डेवलप कर रहे हैं और वो कैसे अंडरस्टैंडिंग करने में मदद कर रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये दिए हैं, इसका PDF भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, और आप इन्हें देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अरे होगी।